Good. So today we supposed to start a fresh chapter since we are already introduced to each other. हम लोग एक दूसरे से परिचित हैं क्योंकि हमने एक क्लास लिया था. Do you remember that? अच्छा, how many of you were present that day? उस दिन हम सब प्रेजेंट थे क्या? नहीं, इतने नहीं थे. The numbers of students were less, but today we are very fortunate that you all are present. आज जैसे कि हमने कहा था कि आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे. उसका नाम है, क्या नाम है? अननेसेसरी वर्डिनेस. ये अननेसेसरी वर्डिनेस क्या होता है उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे. कुछ समझ में आया था? इसको कहते हैं फालतू शब्द, अनावश्यक शब्द, ना अनुपयोगी शब्द, जिसका कोई यूज नहीं, जिसका कोई यूटिलाइज नहीं, वो फालतू बेकार सा वर्ड जिसको हम बिना मतलब का कैरी करते हैं इंग्लिश में. ऐसे शब्दों का प्रयोग जो प्रचलन में है, those words are in use. Now we supposed to stop those words as taking the superfluous or unnecessary wordiness. वो बिना मतलब का है, इसलिए उसको क्या करेंगे, जहां जहां पर यूज हो रहा है उसको ध्यान से जान करके उसको कट कर देना है, उसका यूज नहीं करना है. बात समझ में आ रहा है? जैसे एक एग्जाम्पल हम शुरू करते हैं. वन एग्जाम्पल आई एम गिविंग. इट इज जैसे अब मैं आपको पढ़ाता हूं. क्या, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं आप हमसे? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? इंग्लिश. ठीक है. तो आप कहते हैं एन इंग्लिश टीचर. अब इंग्लिश टीचर ये क्या सही है? इंग्लिश टीचर का मतलब हुआ अंग्रेज शिक्षक. अब बताइए, मैं अंग्रेज हूं. आई एम प्योर एंड क्लीन दरभंगिया. Understand? I hail from Darbhanga. I belong to Darbhanga. My district is Darbhanga. I am from Darbhanga. Not at all from any other part of the world. तो अगर आप कहते हैं an English of teacher, इसका मतलब ये टीचर की विशेषता है कि वो अंग्रेज हैं. क्या होगा? ये होना चाहिए a teacher of English. ये सही है. A teacher of इंग्लिश, ये सही है, ना कि इंग्लिश टीचर. बात समझ में आया? क्या गलती था? ये ऊपर का मीनिंग क्या ला रहा है? अंग्रेज शिक्षक. बट आई एम नॉट ए अंग्रेज शिक्षक. आई एम ए जस्ट शिक्षक हु टीचेस यू इंग्लिश, जो आपको अंग्रेजी पढ़ाते हैं. तो हु एम आई देन? आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश. अच्छा बताइए, तो इस शब्द में क्या गलती है? LECTURERSHIP, लेक्चररशिप. LECTURERSHIP, लेक्चररशिप. अच्छा, ये फालतू वर्ड है. लेक्चररशिप नहीं होता है, लेक्चरशिप होता है. क्या होता है? हाँ, आइए, लेक्चरर नहीं होता. रर जो कहते हैं वो नहीं है. क्या है सही इंग्लिश? क्या है? लेक्चरर नहीं, लेक्चर. लेक्चरशिप होता है. जैसे आप कहते हैं कि फ्रीशिप. अच्छा, फ्रीशिप कोई वर्ड यूज होता है क्या? नहीं. जैसे लेक्चररशिप नहीं होता है, लेक्चरशिप होता है, उसी तरह से फ्रीशिप नहीं होता है. फ्री स्टूडेंटशिप होता है. क्या होता है? स्टूडेंटशिप होता है. तो फ्रीशिप नहीं होता है. तो लेक्चररशिप गलती है, ये फ्रीशिप गलती है, ये इंग्लिश टीचर गलती है. तो अब हमें समझ में आ रहा होगा कि सुपरफ्लुअस क्या होता है. चलिए लिखिए, ऊपर में हेडिंग बनाइए. SUPER, ऊपर में हेडिंग बना दीजिए. SUPERFLUOUS, सुपरफ्लुअस.
एक्सप्रेशंस, EXPRESSIONS, या फिर अन, NECESSARY, unnecessary, WORDINESS, unnecessary wordiness, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, या फिर अननेसेसरी वर्डिनेस, अनावश्यक शब्द या बेकार के शब्द। ठीक है, समझ में आ रहा है कि कौन सा बात हम लोग करने वाले हैं, क्या टॉपिक चल रहा है। इस पे हम लोग बहुत सारा ध्यान नहीं दिए हैं, एक बार थोड़ा सा ध्यान दे देना है, एक बार समझ जाएंगे, माइंड में बना रहेगा। ठीक है, शुरू करें। चलिए इसको अब छोड़ दीजिए, यहां से शुरू करते हैं। नंबर 1, आप कहते हैं फॉर अ लॉन्ग, PERIOD, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में क्या सुपरफ्लुअस है, कौन सा चीज फालतू है, वो हमें चेक करना है। यस, सी इज राइट, ऑफ टाइम। अच्छा, पीरियड का मतलब ही ये टाइम से है, तो फिर अलग से टाइम जोड़ने की क्या जरूरत है। पीरियड टाइम का ही होता है, किसी और चीज की पीरियड नहीं होता है। पीरियड में टाइम का जो सेंस है, जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो समाहित है, निहित है, उसके अंदर है। तो अलग से आपको यहां ऑफ टाइम लिखने की जरूरत नहीं है। क्या होगा, फॉर अ लॉन्ग पीरियड, नॉट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो आप क्या करेंगे, ये एक्सप्रेशन लिखेंगे और ऑफ टाइम को नीचे अंडरलाइन करके कट कर देंगे, तो समझ में आ जाएगा कि क्या होगा। नीतीश, समझ में आ रहा है क्या होगा, फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ऑफ टाइम जहां लिखा है वो गलत है, ऐसा लिख दीजिए। नंबर 1, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और ऑफ टाइम को गलत कर दीजिए, क्योंकि पीरियड का मतलब ऑफ टाइम से है, समय का ही पीरियड होता है ना। आप कह रहे हैं मेरा पीरियड चल रहा है, तो वो निश्चित किसी चीज का समय चल रहा है। अब पता नहीं आप किस पीरियड की बात कर रहे हैं, क्लास की पीरियड की बात कर रहे हैं, कि घूमने घामने की पीरियड की बात कर रहे हैं, या किसी और पीरियड की बात कर रहे हैं। पीरियड का मतलब ही है समय। ये बात समझ में आया। लॉन्ग, फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में क्या गलत है, यस। अच्छा, आप किसी को कहते हैं ना कि एक काम करना, तुम ले जा इसे, कल तुम मुझे वापस कर देना, क्या बोलते हैं आप, वापस कर देना, RETURN, रिटर्न बैक, रिटर्न बैक। अच्छा, रिटर्न जब कहते हैं तो रिटर्न का सेंस ही है बैक करना, वापस करना। हम जो लिए आपको रिटर्न करना है, इसका मतलब क्या है, वापस देना है। तो ये बैक वर्ड का यूज सही है कि गलत है, समझ में आ रहा है। यू जस्ट रिटर्न इट, तुम मुझे वापस कर दो इसे, रिटर्न बैक नहीं, ओनली रिटर्न। नंबर 2 में लिख दीजिए, फटाफट बढ़ते रहिए। रिटर्न बैक में बैक गलती है, मिस्टेकन है। अच्छा, आप कहते हैं चचेरा भाई और चचेरी बहन, कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर, कहते हैं ना, बोलो बोलो, कजिन ब्रदर, और फिर आप कहते हैं कजिन सिस्टर। अच्छा, कजन के साथ ब्रदर और कजन के साथ सिस्टर, ये ब्रदर गलत है, ये सिस्टर गलत है। कजन का मीन होता है चचेरा भाई बहन। अच्छा, ये सहोदरा भाई बहन को सिबलिंग्स कहते हैं, ठीक है। और चचेरा को, अंकल के सन्स एंड डॉटर को आप क्या कहते हैं, या कजन। कजन कौन हुआ, तो इसमें ब्रदर और सिस्टर जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे, क्यों, कजन का मीनिंग ही ब्रदर एंड सिस्टर से है, ठीक है। हाँ, आप कहेंगे कि सर अगर मैं कजन कहा तो कजन का मतलब तो भाई बहन दोनों होता है। मान लीजिए मुझे अगर भाई का बात करना है और बहन का अलग से बात करना है, तो फिर उस केस में क्या कजन के साथ ब्रदर सिस्टर लगा देना चाहिए, नहीं, तब भी सुपरफ्लुअस है, नहीं लगता है। कजन के साथ ब्रदर सिस्टर का यूज होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। चलिए अगला वर्ड, तो इसमें ब्रदर सिस्टर को काट दिया जाए। चलिए अब कुछ वर्ड
जिनके साथ कुछ खास शब्दों का आना या फिर यूज होना मना है। नेक्स्ट नंबर लिखिए री एस्टेट। अगला अगला पे चले जाइए। नेक्स्ट नंबर री एस्टेट, दोबारा दर्शाना। री मतलब दोबारा होता है, नहीं, RESTATE, री एस्टेट। स्लैश कर दीजिए, ऑब्लिक करके लिखिए रिपीट, REPEAT, सब में RE लिखना, री, ठीक है, हर वर्ड में री आ रहा है। रिकास्ट पहला था, दूसरा में रिपीट REPEAT, तीसरा में ऑब्लिक करके वही वही सेम लाइन चलेगा। रीबॉर्न, रीबॉर्न REBORN, रीबॉर्न मतलब दोबारा जन्म लेना, ठीक है। नेक्स्ट है रीराइट, दोबारा लिखना, REWRITE, रीराइट। आप देखेंगे बार बार इंस्ट्रक्शन होता है ग्रामर में, रीराइट दी फॉलोइंग सेंटेंसेस, इस सेंटेंसेस को दोबारा लिखो आफ्टर करेक्टिंग और डूइंग समथिंग, ठीक है। रीबॉर्न मतलब दोबारा जन्म लेना, रिकास्ट मतलब दोबारा दर्शाना, रिकॉल, रिकॉल आप किसी चीज को कॉल कर रहे हैं दोबारा, रिकॉल RECALL, रिकॉल। रिट्रीट REITERATE, रिट्रीट। नेक्स्ट वर्ड है रीअरेंज, ऑब्लिक करके REARRANGE, रीअरेंज। रीअरेंज मतलब दोबारा अरेंज करो, और फिर से ऑब्लिक करके लिख दीजिए रीबिल्ड, REBUILD, रीबिल्ड, बिल्ड BUILD, दोबारा निर्माण करना किसी का, ठीक है। अब ये जितने भी वर्ड लिखे, चाहे वो रिकास्ट हो, रिकॉल हो, रीबॉर्न हो, रीअरेंज हो, रिट्रीट हो, रिट्रीट का मतलब होता है इन सब के साथ अगेन, AGAIN, अगेन शब्द का यूज गलत है, ठीक है। आगे में लिख दीजिए इनके साथ, इन शब्दों के साथ अगेन, पुनः या दोबारा, अगेन का हिंदी मीनिंग हुआ पुनः या दोबारा, का प्रयोग गलत है। आप कहते हैं रिपीट अगेन, भैया रे एक बार थोड़ा रिपीट करिए ना सर, सर सर रिपीट अगेन, REPEATAGAIN, रिपीट अगेन, क्या गलती है? अच्छा रिपीट का मतलब ही होता है दोबारा, फिर अगेन क्यों? वही वही। रिकास्ट का मतलब ही होता है एक बार फिर से दिखाइए, रिबॉर्न का मतलब ही होता है फिर से दोबारा पुनर्जन्म लेना। बात समझ में आ रहा है? रिकॉल का मतलब ही होता है दोबारा कॉल करना, रीराइट का मतलब ही होता है पुनः या फिर से या फिर दोबारा लिखना। तो रिकास्ट बोले, रिकॉल बोले, रीबॉर्न बोले, रीबिल्ड बोले, रीअरेंज बोले, इन शब्दों के साथ क्या शब्द नहीं आता है? अगेन। तो एग्जाम्पल में एक दिखे, सब वर्ड के साथ अगेन लिख के कट कर दीजिए। समझ में आ गया? सब अलग अलग शब्दों के साथ एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। आपने एक समझ गया कि अच्छा आप रिकॉल बैक होगा, रीबिल्ड बैक होगा, रीअरेंज बैक होगा, रिपीट बैक होगा, अगेन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग उसके अंदर में है, इसीलिए नहीं होगा। रिपीट मतलब ही होता है दोबारा या पुनः या एक बार फिर से उसको दोहराइए, तो वो अगेन का सेंस उसके अंदर में है, के लिए अलग से हम नहीं देंगे। अगर देते हैं तो सुपरफ्लुअस, अगर देते हैं तो अननेसेसरी, अगर देते हैं तो फालतू, अननेसेसरी। चलिए अगला वर्ड, मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। आप कहते हैं सपोजिंग, क्या कहते हैं? सपोजिंग, या फिर आप सपोज कहते हैं। इनके साथ इफ का प्रयोग गलत है। सपोज का मतलब ही होता है मानना, कंसीडर करना, और इफ का भी वही मतलब होता है। मान लो कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं,
सपोज इफ आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मान लिया जाए, आप मैथ्स में मानते हैं ना, मान लो x बराबर इतना, y बराबर इतना, तो z बराबर कितना, या मान लिया जाए। तो इफ आप कंसीडरेशन के लिए यूज करते हैं, सपोज करने के लिए यूज करते हैं, तो या तो आप सपोजिंग कहेंगे या सपोज कहेंगे या फिर इफ कहेंगे। सपोज के साथ इफ या सपोजिंग के साथ इफ का प्रयोग सुपरफ्लुअस है। समझ में आ रहा है? इफ का मतलब क्या हुआ? अगर। सपोज का मतलब ही होता, अगर मतलब क्या? अगर मैं पक्षी होता तो उड़ के तुम्हारे कंधे पे बैठ जाता। इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू योर शोल्डर। होता, तो ये तो कल्पना है ना, मानते हैं कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। अगर मैं पंखा होता तो इस सीलिंग से लगकर नाचते रहता अभी। अगर मैं टोपी होता तो तुम्हारे सर पे होता। टोपी नहीं हूं मैं, आदमी हूं। मान लिया गया। क्या? सपोज के साथ, सपोजिंग के साथ क्या वर्ड नहीं आना है? इफ नहीं आना है। गो टू अगला वर्ड, लिखिए नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट रूल, रिट्रीट। ये अलग टाइप के वर्ड है, वो जो इससे पहले लिखे हैं रिकास्ट रिविल वाला, उसी तरह का है बट डिफरेंट। रिट्रीट, RETREAT, रिट्रीट बैक। रिट्रीट में क्या लगा दिए? बैक। रीइंबर्स, REIMBURSE, रीइंबर्स। रीइंबर्स, फिर से स्पेलिंग REIMBURSE, रीइंबर्स बैक। इसमें भी बैक लगा दीजिए। रिकॉल बैक, RECALL, रिकॉल बैक। अच्छा, रिकास्ट, वहां रीएस्टेट लिखे थे इससे पहले, रिमेंबर? यहां रिकास्ट, RECAST, रिकास्ट बैक। नेक्स्ट वर्ड है रिसीड, RECEDE, रिसीड बैक। सब में बैक जोड़ते जाना, रिसीड बैक। सबसे पहले इन वर्ड के मीनिंग को जान लेते हैं। मीनिंग को अगर पता रहेगा तो आप समझ पाएंगे कि ये सही है या कि गलत है। ठीक है, पहला वर्ड क्या लिखे? रिट्रीट मतलब होता है वापस जाना, गोइंग बैक। एक पोएम पढ़े थे इससे पिछले बार, जो LNMU की ग्रेजुएशन में वो लिटरेचर था, जिसमें एक कवि ये कहना चाहते थे कि हर व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, बट आई एम वन हु ऑलवेज गोइंग बैक। वो गोइंग बैक का सेंस यहां है कि वो कभी इस जीवन जो जी रहे हैं उससे वो संतुष्ट नहीं है। वो दोबारा से पुनः बचपन में जाना चाहते हैं, वापस उस जिंदगी में जाना चाहते हैं जहां पर बहुत सारा फन, बहुत सारा एंजॉयमेंट, बहुत सारा मस्ती और मजा था। तो कभी हमारे बचपन में लौटना चाहते हैं, रिटर्न बैक या रिट्रीट बैक। कहां? इन चाइल्डहुड। होता है नहीं? अगर पूछा जाए कि भाई ओल्ड लाइफ बढ़िया है कि वो यंग लाइफ बढ़िया है, तो आप कहते नहीं यंग लाइफ बढ़िया है। अगर दोबारा मुझे कहा जाए वो लाइफ के लिए, तो मैं फिर से वहां पर वापस चला जाऊंगा। ठीक? अच्छा, बोलो तो बच्चे कभी कभी क्यों बचपन में जाना चाहते हैं? इसलिए क्योंकि बच्चे के अंदर भगवान होते हैं। बच्चे के अंदर द्वेष भाव ये सब नहीं होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे अंदर ये सब चीज डेवलप होते रहता है, नहीं? और फिर हमारे अंदर से भगवान निकल जाते हैं और शैतान आ जाते हैं। आप मानते हैं इस बात को? जी। देखो ना, एक छोटा बच्चा छल प्रपंच, ये वो ईर्ष्या द्वेष भाव ये सब नहीं जानता है। वो हम कब जानते हैं? जब ज्यादा समझदार हो जाते हैं तब। जी, चलिए, तो इन शब्दों था तो क्या था? पहला वर्ड क्या था? रिट्रीट मतलब वापस जाना, रिकॉल मतलब दोबारा किसी को बुलाना, रीइंबर्स मतलब होता है, रीइंबर्स मतलब होता है किसी को वापस करना। मतलब आपने कोई चीज लिया, वो रिटर्न के सेंस में है, वापस कर देना। आप समझ में आया? रीइंबर्स। अच्छा, रिकास्ट मतलब किसी चीज को फिर से कास्ट करना, दोबारा दिखाना। और रिसीड का मतलब होता है दूर हो जाना, गोइंग अवे, या फिर धीरे धीरे डिसअपियर हो जाना, ओझल हो जाना आंखों से, रिसीड। इन शब्दों के साथ क्या शब्द गलत है?
बैक कभी नहीं होगा। तो जहां जहां बैक लिखे हैं उसको अंडरलाइन करके नीचे कट 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 कट, पुट इट अ कट मार्क। ठीक है, रिसीड के साथ बैक नहीं, रिपीट के साथ बैक नहीं, रिकास्ट के साथ बैक नहीं, रिम्बर्स के साथ बैक नहीं, रिट्रीट के साथ बैक नहीं। तो इन शब्दों के साथ बैक का अर्थ नहीं है। बात समझ गए? आइए, तो जैसे कहते हैं ना रिकॉल, तो जब आप री कर दिए ना तो वो बैक का सेंस आ गया या अगेन का सेंस आ गया। तो रिकॉल अगेन भी नहीं कह सकते और रिकॉल बैक भी नहीं कह सकते। बात समझ में आ रहा है क्या इसका? अच्छा, क्यों नहीं वो शब्द बैक या फिर अगेन शब्द का यूज करते हैं? गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। देखिए, आज सर की दूसरी क्लास है, मुझे लगता है दूसरी है ना? कैसा लग रहा है सर आपको? हमको यहाँ आने का मतलब ये है कि अभी आपके क्लास की शुरुआत है और इंग्लिश एक ऐसा पेपर है जो बच्चे अगर शुरू में भाग जाते हैं, क्योंकि वो पहले से पढ़ के नहीं आते, उनको 2-4 क्लास हुआ फिर अपसेंट कर दिया, फिर बाद में धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट कम जाता। तो मैं आपको आगाह करने आया हूँ कि सर जो पढ़ा रहे हैं उसको शुरू से आप लेके चलिए, और जैसे जैसे आपको समझ में आएगा, आपको लगेगा नहीं ये अच्छी चीज़ है, आपको इंटरेस्ट जगेगा। और काफ़ी अच्छा पढ़ाते, वो तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आपको खुद लग गया होगा। खासकर मैं इंग्लिश में इसलिए बोलने आया हूँ, बाकी पेपर के लिए कोई नहीं, आप आगे पीछे करके पढ़ लेंगे, लेकिन इंग्लिश में आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। जो रोज का रोज काम है सर के द्वारा दिया जाता है उसको जरूर करिए। देखिए कितना अच्छा लगता है। अगर 10 दिन आप रेगुलर होकर काम कर लेते हैं, 11 दिन से खुद आपको सर को खोजना होगा। अगर 10 दिन काम शुरू में नहीं किए तो फिर आप मुश्किल है, फिर आप क्लास से भाग जाएंगे, इंग्लिश की क्लास में आप चले जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे जो पैसा लेना है आप मुझे देंगे, लेकिन चूंकि आपका विकास हो तभी मुझे अच्छा लगेगा, इसलिए मुझे यहाँ पर आके बोलना पड़ा। आप इंग्लिश को आराम से सर के द्वारा जो पढ़ाया जाता है, अगर आपने पीछे कुछ नहीं पढ़ा, छोड़िए जीरो, हम जीरो मान के चलते हैं, शुरू से पढ़ा रहे हैं, आप इंटरेस्ट लेके पढ़िए, 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। 10 दिन आप रूटीन को फॉलो करिए, 11वें दिन से खुद आप सर को खोजेंगे। मेरी बात समझ गई ना? इस बात का ध्यान रखेंगे। और इसमें और कोई ऐसे भी छात्र हैं जिनका ग्रुप में नहीं जुड़ा है, जो आज एडमिशन लिए हैं उनका जुड़ जाएगा शाम तक। बिल्कुल समझ गए ना? शाम तक जुड़ जाएगा, उनको चिंता करने की जरूरत। उसके अलावा कोई ऐसे जो पूर्व में एडमिशन लिए थे और ग्रुप में नहीं जुड़ा, नहीं ना है? हाँ, जो भी है उनका शाम तक जुड़ जाएगा और कार्ड 3-4 दिन में खुद यहीं से मिलेगा, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए आराम से करिए। आपकी क्लास आज से रेगुलर हो गई है, पता है ना? आपके इष्ट मित्र अगर कोई बच गए होंगे तो उनको कल तक परसों तक लाके जोड़ दीजिए, ठीक है? थैंक यू सर। यस, गुड बाय। तो हम आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? काइंडली रिक्वेस्ट करते हैं। आप कहेंगे सर बड़ा काइंडली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। काइंडली, REQUESTED, काइंडली रिक्वेस्टेड। अच्छा, इस काइंडली रिक्वेस्टेड में, अच्छा रिक्वेस्ट जो शब्द है अपने आप काइंड है। जब आप किसी से विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आप बहुत काइंड हैं। तो रिक्वेस्टेड के साथ इस काइंडली वर्ड का यूज नहीं होना चाहिए। आइदर वर्ड कैन बी यूज्ड, या तो आप काइंडली कहिए या फिर आप रिक्वेस्टेड कहिए, दोनों एक साथ नहीं कहेंगे। आप कहते हैं सर ये तो ईमानदार चोर है, ईमानदार चोर है। अगर वो ईमानदार है तो फिर चोर नहीं है, अगर चोर है तो फिर ईमानदार नहीं है। आप कहते नहीं सर आप नहीं जानते, ईमानदार चोर है। नहीं होगा, चोर कभी ईमानदार नहीं होगा, ईमानदार कभी चोर नहीं होगा, और चोर ईमानदार नहीं होगा। जैसे हमारे कवि कहते हैं फायर एंड आइस एक साथ नहीं रह सकता, होगा आग और पानी एक साथ रहेंगे? आग को बुता डालेगा पानी। उसी तरह से या तो आप काइंडली कहिए या फिर रिक्वेस्टेड कहिए, दोनों शब्द के मीनिंग एक ही है। काइंडली रिक्वेस्टेड कहना
गलत हो जाएगा। अच्छा, आप कहोगे कि सर ये सब तो धड़ल्ले यूज हो रहा है। अरे तभी तो इसको रोक रहे हैं, तभी तो हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ये जो यूज हो रहा है ये सही है या गलत है। क्या गलत है, क्यों गलत है, ये जानना है। कि गलत इसलिए है कि रिक्वेस्टेड में काइंडली का मीनिंग है और काइंडली में रिक्वेस्टेड का मीनिंग है। दैट्स व्हाई आइदर वन इज करेक्ट बट बोथ द वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एट ए टाइम टुगेदर विथ। दोनों शब्द का प्रयोग एक साथ नहीं होगा, अलग अलग दोनों का होगा, बट नॉट विथ द सेम टाइम। चलिए इसको लिख दिया जाए, काइंडली रिक्वेस्टेड को भी लिख दीजिए। एड अप, रिक्वेस्टेड के साथ काइंडली नहीं या फिर काइंडली के साथ रिक्वेस्टेड नहीं, दोनों में से किसी एक का यूज करना है। अच्छा, आप यूज करते हैं अवेट, AWAIT, अवेट फॉर। अच्छा, ये जो मीनिंग है ना अवेट, ये अवेट का मीनिंग मालूम है क्या है? इसका मीनिंग है वेट फॉर, इंतजार करना। तो जब अवेट का मीनिंग ही है वेट फॉर, तो फिर अलग से फॉर इधर क्या कर रहा है? बोलो बोलो, सुपरफ्लुअस है ना? तो मीनिंग अगर मुझे पता हो तो आप कह दिए। जैसे देखिए, हमें पता है कि अवेट का मीनिंग होता है वेट फॉर, किसी के लिए या किसी चीज का इंतजार करना। कहते नहीं वेट फॉर मी, आप मेरे लिए थोड़ा इंतजार करो, या आई एम वेटिंग फॉर समथिंग, या फिर मैं किसी चीज का इंतजार कर रहा हूं। तो अवेट मतलब ही हुआ दैट आई एम वेटिंग फॉर समथिंग, मैं किसी चीज के इंतजार में हूं। यानी दिक्कत, आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट टू बी अनाउंस्ड ऑन 4th जून कि हमारे देश के कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, ये रिजल्ट आने वाला है। तो वी आर वेटिंग फॉर, होल ऑफ द भारत, पूरा देश इज वेटिंग, एम राइट? तो अवेट का क्या मतलब हुआ? वेटिंग फॉर या फिर वेट फॉर। तो आप अवेट के साथ फॉर लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि सर फॉर का मीनिंग उसके अंदर है। फॉर का मीनिंग इज इंक्लूडेड इन दिस अवेट वर्ड एंड दैट इज व्हाई वी आर नॉट गिविंग दिस फॉर सेपरेटली। अलग से इसको लिखने की देयर इज नो जरूरत, देयर इज नो यूज, गॉट इट? चलिए गो फॉर अगला नेक्स्ट वर्ड। अवेट के साथ फॉर का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, स्पेलिंग लिखिए, कॉम्प्राइज, COMPRISE। ऑब्लिक देखे, डिस्पाइट, DESPITE, डिस्पाइट ऑफ। कॉम्प्राइज या फिर डिस्पाइट ऑफ। अच्छा, कॉम्प्राइज और डिस्पाइट के साथ ऑफ शब्द का प्रयोग गलत है। अच्छा, यहां पर ऑफ का सेंस कॉम्प्राइज में है, को मिलाकर समाहित करके, और डिस्पाइट के साथ भी इसका मीनिंग ऑफ का उसके अंदर है, इसीलिए ऑफ क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नहीं, अलग से नहीं देना है। जैसे यहां पर फॉर का मीनिंग था, उसी तरह से कॉम्प्राइज और डिस्पाइट में भी ऑफ का मीनिंग है, और इसी से इसलिए अलग से फिर ऑफ हम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। चलिए, तो कॉम्प्राइज और डिस्पाइट के साथ ऑफ लिखकर ऑफ को कट कर दीजिए। आई मीन इट इज गलत, आई मीन इट इज सुपरफ्लुअस। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, अनटिल। अगला रूल, अगले वर्ड्स में चलते हैं। अनटिल, UNTIL, अनटिल। ऑब्लिक देकर अनलेस, UNLESS, अनलेस। अगला वर्ड है फॉरबिड, FORBID, फॉरबिड। नेक्स्ट वर्ड है प्रोहिबिट, PROHIBIT, प्रोहिबिट। नेक्स्ट वर्ड है प्रिवेंट, PREVENT, प्रिवेंट। नेक्स्ट वर्ड है डिसॉर्ड, DISUADE, डिसॉर्ड। नेक्स्ट वर्ड है डिसऑर्ड की स्पेलिंग DISUADE, सबके मीनिंग समझाएंगे। डिसऑर्ड। नेक्स्ट वर्ड है डिनाई, DENY, डिनाई। नेक्स्ट वर्ड है रिफ्यूज, REFUSE,
और नेक्स्ट वर्ड है लेस्ट, LEST, लेस्ट। पहले इन शब्दों के मीनिंग को समझते हैं। अनटिल और अनलेस का मतलब होता है जब तक। हम लोग बहुत छोटे थे, पता है, तो स्कूल में 26 जनवरी 15 अगस्त को एकदम 4 बजे सवेरे उठ के पूरा गांव में प्रभात फेरी घूम घूम के आवाज लगाते थे, जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा, ऐसे नारा लगाते थे, जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा गांधी जी का नाम रहेगा। नाम जानते हो कि भूल गए? इज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नहीं, हमारे हमारे वो राजीव गांधी की अम्मा इंदिरा गांधी। अच्छा, तो जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। अनटिल और अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। तो अनटिल और अनलेस का हिंदी क्या हो गया? जब तक। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखे थे आप? फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, फॉरबिडन मना है। प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करना, इसी प्रोहिबिट से बना प्रोहिबिशन। प्रिवेंट का मतलब होता है मना करना। डिसॉर्ड का मतलब होता है मना करना। डिनाई का मतलब भी होता है मना करना। रिफ्यूज का मतलब भी होता है मना करना। और लेस्ट का कोई मीनिंग हमको समझा दे तो मैं समझूं कि आप समझदार। लेस्ट, हाँ 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 हाँ, आवाज आया, क्या बोले आप? कहीं ना मिलो हमसे ज्यादा, कहीं प्यार ना हो जाए। गाना सुने हो? कह रहे कि बार बार नहीं मिलो नहीं तो गड़बड़ आ जाएगा। अच्छा ठीक से चलो, कहीं गिर ना जाओ, ठीक से पढ़ाई करो, हमें लगता कहीं तू फेल ना कर जाओ, कहीं ना ऐसा करो कहीं ऐसा ना हो जाए। कैसा? जैसा करोगे वैसा होगा। एज यू सो सो यू रीप, जैसे हम बोते हैं वैसा ही काटते हैं। हा? क्या अब बोएंगे धान तो काटेंगे गेहूं? ऐसा तो होगा नहीं और होता भी नहीं है। चलिए, तो डिनाई हो, चाहे प्रिवेंट हो, चाहे प्रोहिबिट हो, चाहे डिसॉर्ड हो, इन सब, या प्रिवेंट हो, इन रिफ्यूज हो, इनका मतलब होता है मना करना। इन ये ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है, इनके साथ नॉट का प्रयोग नहीं होगा। लिखा जाए, के साथ NOT नॉट का प्रयोग गलत है। के साथ नॉट का प्रयोग गलत है। अच्छा, क्या कहते हैं? उसने मुझे वहां जाने से मना किया, तो ही प्रिवेंटेड मी टू गो देयर होगा कि ही प्रिवेंटेड मी नॉट टू गो देयर होगा? ही प्रिवेंट मी टू गो देयर। प्रिवेंट मतलब उसने मुझे मना कर दिया वहां जाने से, उसने मुझे मना कर दिया ऐसा करने से। अंडरस्टैंड? तो यहां नॉट जो है वो इन सब में मीनिंग ऑलरेडी है, पहले से है। ठीक है? आप जब कहते हैं ना, आप किसी को रिफ्यूज करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? कि आप कह रहे हैं नो, नॉट। आप डिनाई कर रहे हैं, अस्वीकार रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? आप कह रहे हैं नहीं। आप किसी को डिसऑर्ड कर रहे हैं, आप किसी को प्रिवेंट कर रहे हैं, आप किसी को प्रोहिबिट कर रहे हैं, आप किसी को फॉरबिड कर रहे हैं, दैट डज मीन दैट यू, आप उसको ना कह रहे हैं। तो अलग से ना लगाने की जरूरत है कि नहीं? तो नॉट लिख के कट करा कर दीजिए, नॉट नहीं होगा इन शब्दों के साथ। चलिए, अब एक वर्ड है, इस वर्ड का नाम है फ्ली, FLEEAWAY, फ्ली अवे। यस, सबसे पहले हम जानते हैं फ्ली का मीनिंग क्या है, फिर अपने आप सब कुछ क्लियर हो जाता है। जैसे शब्द की मीनिंग हमें समझ में आता है तो बात समझ में आ जाता है। फ्ली मतलब होता क्या है? FLEE। अच्छा, इस फ्ली, ये फ्ली V1 है, वर्ब 1 है। अच्छा, इसको जब V2 बनाएंगे ना तो ये फ्लेड हो जाता है, FLED। फ्ली क्या हो जाता है? पास्ट टेंस में फ्लेड हो जाता है। फ्ली मतलब होता है
इस फ्ली का मतलब होता है रन अवे, दूर भागना। अच्छा, ये फ्ली में रन अवे ऑलरेडी अवे है, तो फ्ली के साथ अवे होगा क्या? फ्ली का मतलब ही होता है भाग के दूर जाना। तो या तो आप बोलो भाई रन अवे या फिर बोलो फ्ली। अगर आपको बहुत जरूरी है अवे को लगाना तो फिर रन में लगाइए, आप फ्ली में नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि फ्ली का मीनिंग ही है रन अवे। तो अवे उसमें है, अवे होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज दिस फ्ली हैज द मीनिंग ऑफ अवे इन इट। फ्ली में अवे का मीनिंग है, इसको लिख दीजिए फटाफट। फ्ली अवे क्या सही है? रन के साथ अवे लिख सकते हैं, लेकिन आप फ्री के साथ अवे नहीं लिख सकते। आप कहते हैं कॉवर्ड मैन, COWARD, कॉवर्ड मतलब कायर या डरपोक होता है। आप कहते हैं मैन, कॉवर्ड मैन। आप किसी जानवर को आप कहें तू कायर है, तू निकम्मा है, अरे ये किसको कहते हैं? आदमी को। डरपोक आदमी होता है, नालायक आदमी होता है। हाँ, तो ये जो वर्ड है कवर्ड, कवर्ड मतलब क्या हुआ? टिमिड, कायर, नहीं, रनछोड़। तो इसके साथ ये शब्द किसके लिए? आदमी के लिए यूज होता है। तो फिर आदमी इधर क्या कर रहा है? ये कवर्ड वर्ड किसके लिए आया है? आदमी के लिए। तो कवर्ड जब पता है कि मैन ही होते हैं, ह्यूमन के लिए यूज होता है, तो अलग से मैन वेमेन लगाने की एनी आवश्यकता? बोलो नो आवश्यकता। चलिए, तो आप इस वर्ड को लिख करके इस मैन को उड़ा लीजिए। कवर्ड के साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा? मैन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये आदमी का ही लक्षण है, गुण है, अवगुण है, विशेषण है कि आदमी का वर्ड है। चलिए, म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल, MUTUAL AGREEMENT, म्यूचुअल एग्रीमेंट। अच्छा, हम कहते हैं ना एक परिवार के अंदर में देयर शुड बी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। व्हाट इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग? म्यूचुअल का मतलब हम तुमको समझते हैं, तुम हमको समझते हो, हम तुमको जानते हैं, तुम हमको जानते हैं। ये म्यूचुअल है, ये इसको कहते हैं म्यूचुअल, दोनों तरफ से। अच्छा, एग्रीमेंट जब बनता है तो एग्रीमेंट कब बनता है? जब दोनों पक्ष एग्री, जब दोनों पक्ष एग्री होते हैं, जब दोनों तरफ से सहमति बनता है, तभी आप एग्रीमेंट बनता है। तो एग्रीमेंट जब बनता है तो ऑलरेडी म्यूचुअल है। नहीं समझे? आपके बात से हम जानकार हैं और सहमत है, हमारी बात से आप जानकार है और सहमत है, यही म्यूचुअल का सेंस है। तो एग्रीमेंट आप कब बनाते हैं? जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, तभी आप एग्रीमेंट बनता है। नहीं, जब तक आप म्यूचुअल फीलिंग नहीं आएगा तब तक एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता है। तो यहां पर एग्रीमेंट के साथ ये म्यूचुअल वर्ड का यूज होना है कि नहीं होना है? बोलो बोलो बोलो। नहीं, म्यूचुअल नहीं होगा एग्रीमेंट में, क्योंकि एग्रीमेंट तभी बनेंगे जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है। एग्रीमेंट में अलग से म्यूचुअल लगाने की जरूरत नहीं। आप कहते हैं म्यूचुअल फ्रेंड, MUTUALFRIEND, क्या गलती है इसमें? तो गलती नहीं होगा, है भैया? तो क्या सही जवाब है? हाँ, आप बताएगा, बोलो। अरे म्यूचुअल नहीं होगा, वो बात तो सब कह रहा है, ये बात हम भी समझ रहा है, लेकिन होगा क्या, मैं ये पूछ रहा है। बहुत सुंदर जवाब। कॉमन बोलने वालों के लिए एक बार ताली मार दीजिए। किसने जवाब दिया भैया इधर से? यस, फ्रेंड हमेशा कॉमन होता है, म्यूचुअल नहीं होता है। अल्लाह थोड़ा पीठी दो, वाह रे वाह, कमाल है, बवाल है। तो ये म्यूचुअल का सेंस कॉमन में है,
आप उसको कॉमन फ्रेंड कहते हैं। निदर यू से म्यूचुअल फ्रेंड, म्यूचुअल एग्रीमेंट। यानी दिक्कत? तो अगर आपको म्यूचुअल फ्रेंड लिखना है तो इस म्यूचुअल को काट के आगे में आप क्या लिख दोगे भैया? मुन्ना क्या लिखोगे? कौन सा फ्रेंड है ये? कॉमन फ्रेंड है। इसको कौन सा फ्रेंड नहीं बोलना है? म्यूचुअल फ्रेंड नहीं बोलना है। अच्छा, एक फिल्म देखा था, उसका नाम था राम एंड श्याम। एक ही व्यक्ति डबल रोल में, जुड़वा, करण अर्जुन। अरे आप कहते हैं डेंटी सर हमने आज एक चीज देखा। ये क्या देखा रे? तो सर हम टू ट्विंस देखा, टू TWINS देखा, ट्विंस। अब ट्विंस का मतलब ही होता है, तो फिर अलग से दो क्यों दो? बोलो, ट्विन मतलब कितना? 3 की 4? 2? तो ट्विंस के पहले 2 लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? जल्दी काटो काटो। ट्विंस जुड़वा पहले से 2 है, अलग से 2 उसमें नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा। ट्विंस का मतलब जुड़वा। नाउ आप कहते हैं सर ये एक्सप्रेशन हो सकता है क्या? कौन सा भैया? REASON, रीजन। और फिर आप कहते हैं सर ये BECAUSC, रीजन बिकॉज। अच्छा, रीजन और ये बिकॉज, रीजन और बिकॉज एक साथ नहीं लिखा जा सकता है। रीजन भी कारण बताता है, बिकॉज भी कारण ही बताता है। दोनों बात एक ही है। तो अगर सिंगल सिंगल यूज हो रहा है तो इट्स ओके। बोथ द वर्ड्स विल नेवर बी यूज टुगेदर, दोनों शब्द का प्रयोग एक साथ नहीं होगा, अलग अलग आप दोनों को कर सकते हैं। ठीक है, आप या तो रीजन बताइए या फिर आप बिकॉज कह के बताइए, इज ओके। लेकिन दोनों शब्द का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? गलत होगा। जैसे एक लिखे थे ना, काइंडली रिक्वेस्टेड, या तो आप काइंडली कहिए या फिर रिक्वेस्टेड कहिए। ये काइंडली रिक्वेस्टेड नहीं चलेगा, सीधा टकला कहिए, टकला सर नहीं कहिए, क्योंकि टकला सरे होता है। ये बात बार बार बोलते हैं। आप कहते हैं बाल्ड हेडेड, ओहो। आप कहते हैं BALD बाल्ड, HEADED बाल्ड हेडेड, हमारे सर टकला है। भाई मेरे टकला सर ही होता है, हाथ पैर टकला नहीं होता है। होता है क्या? बोलो बोलो, नहीं ना? तो टकला में से क्या हटा दे? हेड को हटा दे, हटा लो, हट गया। हाँ मुन्ना, क्या हट गया? टकला सर। अच्छा, तो कहां थे? हाँ, रीजन बिकॉज। तो रीजन बिकॉज आर द 2 words having the similar meaning and similar function, and therefore they cannot be used together with, either you can use or you can use because। तो दोनों एक साथ गलत है, सिंगल सिंगल इज परमिसिबल। तो आप दोनों को कट कर सकते हैं, दोनों को ओके कर सकते हैं, और आगे में आप क्लॉज बना दीजिए कि एक साथ प्रयोग गलत है। उसमें कुछ नहीं काटेंगे, अब लिख देंगे एक साथ प्रयोग गलत है, इसका मतलब ये हुआ कि सिंगल सिंगल यूज होगा। हेलो, लिख दिए? चलिए अगला एक्सप्रेशन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन, बिकॉज एज। अगला एक्सप्रेशन है BECAUSE, बिकॉज एज। ठीक है, फिर से आगे स्लैश करके लिखे, बिकॉज देयरफॉर। बिकॉज देयरफॉर हमने क्या लिखा मुन्ना? हमने लिखा BECAUSE, बिकॉज एज, और फिर हमने लिखा BECAUSE, बिकॉज देयरफॉर। बिकॉज देयरफॉर। अच्छा, बिकॉज एज और बिकॉज देयरफॉर में क्या गलती आपको दिख रहा है? हाँ, जवाब उधर मिल रहा है। इन्होंने कहा कि बिकॉज के साथ सर देयरफॉर का यूज गलत है, जैसे आपने रीजन के साथ बिकॉज को गलत देखा। सिमिलरली
उसी तरह से बिकॉज के साथ एज का यूज गलत हो जाएगा, ठीक है? या तो एज कहेंगे या बिकॉज कहेंगे, या तो देयरफॉर कहेंगे या बिकॉज कहेंगे, दोनों का प्रयोग एक साथ इज वर्जित। मुन्ना सेठ वर्जित, वर्जित मतलब समझता है हो क्या? डिसऑर्डर्ड है, प्रिवेंटेड है, फॉरबिडेड है, नहीं प्रोहिबिटेड है, मतलब मना है। ये सब लिख चुके हैं, प्रिवेंट, प्रोहिबिट, है ना, फॉरबिड, डिसऑर्ड, डिनाई, रिफ्यूज, इन सब का मतलब ही होता है मना करना। एनी दिक्कत? तो बिकॉज, एज और बिकॉज देयरफॉर में कौन सा वर्ड सुपरफ्लुअस दिख रहा है हमें? एज और देयरफॉर का यूज एक साथ नहीं करना है बिकॉज के साथ। अगला वर्ड गोइंग, आप कहते हैं इक्वली एज गुड एज, आप कहते हैं EQUALLY, इक्वली एज, इक्वली एज गुड एज, ये एक्सप्रेशन हमारे पास आए, इक्वली एज गुड एज। एज गुड एज का यूज नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि यही इक्वली का सेंस रखता है। अच्छा, अब बताते हैं एज गुड एज का मतलब क्या होता है। एज एज का मतलब क्या होता है बुआ, बोलो? उतना ही जितना। और सो एज का मीनिंग क्या होता है? उतना नहीं जितना, उतना ही जितना। अच्छा देखिए, उतना ही जितना, इंडिया इज एज गुड एज पाकिस्तान, भारत उतना ही अच्छा है जितना पाकिस्तान। पाकिस्तान इज नॉट सो गुड एज इंडिया, पाकिस्तान उतना देश बढ़िया नहीं है जितना भारत। तो एज एज का मतलब उतना ही जितना, तो हो गया इक्वली एज। अरे राम इज एज इंटेलिजेंट एज श्याम, राम उतना ही तेज है जितना श्याम, दोनों हो गया ना बराबर। तो एज गुड एज का मीनिंग ही इक्वली है, इक्वली के साथ क्या नहीं आएगा? बोला, तुम्हारे पीछे से जवाब आया। एज गुड एज का जवाब गलत है यहां, क्यों? क्योंकि यह सेंस रखता है इक्वली, दोनों तरफ बराबर है ना। हम कहते हैं कि दिस क्लासरूम इज एज बिग एज दैट क्लासरूम, ये क्लासरूम उतना ही बड़ा है जितना वह क्लासरूम। अब बताइए, कोई छोटा बड़ा हुआ? बराबर हो गया ना। तो एज गुड एज देने का मतलब क्या हुआ? वहां इक्वली का सेंस लाना हुआ। तो इक्वली के साथ क्या नहीं आएगा? एज एज का मीनिंग क्या होता है? और सो एज का मीनिंग है उतना नहीं जितना, उतना नहीं जितना, इसका मीनिंग इंग्लिश में सो एज। और एज एज मतलब उतना ही जितना। अच्छा, ये शब्द का प्रयोग हम लोग करेंगे कहां, कौन से ग्रामर के चैप्टर में बताइए? एडजेक्टिव जब पढ़ेंगे, जब कंपैरिजन ऑफ डिग्री जब पढ़ेंगे, वहां पर आपको पॉजिटिव डिग्री में एज एज और सो एज की यूज दिखाएंगे। जब दो या दो से अधिक वस्तु और व्यक्ति में जब हमारा कंपैरिजन होगा, तुलना होगा, वहां पर इसका प्रयोग देखेंगे, है ना? यानी दिक्कत? तो इक्वली एज गुड एज में क्या हटा दिए? हट गया? हटा लो, जल्दी हटा लो। अगला कॉन्सेंसस, सबको लिखा जाए बढ़िया से, CONSENSUS। फिर से एक बार स्पेलिंग रिपीट करते हैं, CONSENSUS, कॉन्सेंसस, ओपिनियन, OPINION, कॉन्सेंसस, कॉन्सेंसस ओपिनियन। बताइए। अब ये बात तो एकदम सही कहा कि ओपिनियन गलत है, कॉन्सेंसस के साथ ओपिनियन गलत है, लेकिन क्यों गलत है ये जानना है। अच्छा, कॉन्सेंसस मतलब ही होता है द ओपिनियन ऑफ योर्स, आपकी विचार। तो जब कॉन्सेंसस के मीनिंग ऑलरेडी ओपिनियन का है तो अलग से नहीं देते हैं। क्यों? जब मीनिंग ऑलरेडी आ गया तो फिर उस बात को फिर से बताने का क्या मतलब होता है? ऐसे ही देखे कि बहुत सारे सब सुपरफ्लुअस हो गए। क्यों? क्योंकि जो वर्ड आगे आ रहा था उसका मीनिंग पीछे वर्ड में है। कॉन्सेंसस में क्या नहीं होगा? ओपिनियन, क्योंकि कॉन्सेंसस मतलब ही होता है लोगों के विचार, और ओपिनियन का मतलब ही होता है तुम्हारा विचार, योर नोशन, योर आइडिया, योर थॉट, योर फीलिंग्स, राइट? या तो यहां पर काट दीजिए ओपिनियन को। अब आपको ले चलते हैं हम फाइनल कंक्लूजन की तरफ। कहां ले चलते हैं जी?
आप कहते हैं FINAL, फाइनल। आप कहते हैं फाइनल कंक्लूजन। बताइए तो फाइनल कंक्लूजन में क्या सही और क्या गलत लगता है? फाइनल गलत है। बहुत सुंदर, क्योंकि कंक्लूजन तभी निकलेगा जब फाइनल होगा। अच्छा, अब मैच शुरू हुआ, 10 मिनट खेल रहा है, आप पूछ ले रे रे क्या रिजल्ट हुआ? अरे चुप, अभी क्या रिजल्ट होगा? मैच खत्म होगा तब ना रिजल्ट होगा, पता चलेगा कौन हारा कौन जीता। अब मैच शुरू नहीं है, बोलता कंक्लूजन बताओ। ये फाइनल क्या हुआ? अरे फाइनल नहीं हुआ है, अभी बाकी है। तो कंक्लूजन तभी आता है जब वो फाइनल होता है, क्योंकि फाइनल से पहले कंक्लूजन नहीं आता है। कंक्लूजन में फाइनल ऑलरेडी मिला हुआ है, इसलिए कंक्लूजन के साथ फाइनल, ये फाइनल हो गया। क्या कि कंक्लूजन के साथ फाइनल आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भैया? देखिए ना, कंक्लूजन जो किसी चीज का जो निष्कर्ष निकलता है, वो अंत में निकलता है कि शुरू में निकलता है? अब यहां लक्ष्य आप ज्वाइन किए, इसका कंक्लूजन, इसका रिजल्ट तो तब निकलेगा ना जब यहां से पढ़ के चले जाएंगे। तो आज ज्वाइन किए, आप कहे कि सर कंक्लूजन नहीं निकल रहा है। इतना जल्दी कैसे निकलेगा भैया? समय देना होगा, करना होगा, करना होगा, फिर जाकर रिजल्ट आएगा, फिर जाके कंसिक्वेंस आएंगे, फिर जाकर आउटपुट आएगा कि हमारा क्या हुआ, कितने पानी में हैं हम, हाउ डीप वाटर वी आर इन, राइट? चलिए अगला वर्ड गोइंग। चलिए तो अब हम चलते हैं पति पत्नी के पास। पति पत्नी का इंग्लिश क्या होता है, कोई बोलेगा? अच्छा, तो वाइफ एंड हस्बैंड। वाइफ, ये हाउसबैंड है, हस्बैंड है जो भी बोलो चलिए, तो SPOUSE, स्पाउस, वाइफ और हस्बैंड। स्पाउस का मतलब जो होता है वो क्या होता है? हस्बैंड एंड वाइफ। तो स्पाउस का मीनिंग जब हस्बैंड एंड वाइफ होता है, तो अलग से हस्बैंड वाइफ क्यों लिखेंगे? एक और वर्ड है कंसॉर्ट, CONSORT। कंसॉर्ट का मतलब ही होता है क्या? मैरिड पार्टनर। कौन होता है? मियां बीवी। कौन होता है? हस्बैंड एंड वाइफ। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? CONSORT। आप लगाया वाइफ, मैं लगाया हस्बैंड। अच्छा, ये कंसॉर्ट का मतलब ही होता है मियां बीवी, हस्बैंड एंड वाइफ। स्पाउस का मतलब ही होता है हस्बैंड एंड वाइफ। तो हस्बैंड एंड वाइफ उधर क्या कर रहा है अलग से? हटा देंगे, जल्दी हटाओ, निकालो हस्बैंड वाइफ को बाहर। दोनों वर्ड लिख दीजिए, स्पाउस भी लिख दीजिए। स्पाउस का मतलब ही होता है हस्बैंड एंड वाइफ, और कंसॉर्ट, CONSORT, कंसॉर्ट का मतलब ही होता है मियां बीवी। अच्छा, हस्बैंड एंड वाइफ का एक और इंग्लिश है, बताइए। अब बीवी को एक और इंग्लिश में वर्ड कहा जाता है, हस्बैंड को भी कह सकते हैं, उस वर्ड का नाम क्या है बताएंगे? आप सुने कभी पत्नी को लोग कहते हैं अर्धांगिनी, बेटर हाफ। वेरी गुड, गुड इंग्लिश, बेटर हाफ। ब्रिटानिया मिल्क 50-50 ना, आधा तुम आधा हम। तो वाइफ इज योर बेटर हाफ। भगवान स्वयं भोलेनाथ बोले हैं कि बिना पार्वती के हमारा कोई महत्व नहीं है, हम बेकार है। सोच लीजिए, ईश्वर बोल रहे हैं तो हम तो मानव हैं। तो बेटर हाफ मानते हैं ना कि वो होते हैं? जी होते हैं। तो स्पाउस और कंसर्ट के साथ हस्बैंड एंड वाइफ का आना इज गलत। काट दीजिए हस्बैंड एंड वाइफ को। अब चलते हैं अंतिम संस्कार में, आई मीन फ्यूनरल में। इसका नहीं, सबका। मैन इज मॉर्टल, एक दिन सब इंसान मर जाएगा, ये दुनिया की सत्य बात है। फिर किसका क्यों बोला? सबका एक दिन नंबर आएगा। अमर है तो हम अकबर हैं। एंथोनी भी कहीं बैठा होगा, चल के मिलके शुरू हो जाएंगे, अमर अकबर एंथोनी, ये अमर है। आप हनुमान जी हैं? नहीं ना, तो आप अमर कैसे हो गए? यू आर नॉट इमॉर्टल, मैन इज मॉर्टल।
मैन इज सब्जेक्ट टू डीके। इस दुनिया में एक ही तो सब्जेक्ट है कि विच एवर थिंग इज बॉर्न और क्रिएटेड इज सब्जेक्ट टू डीके एंड डिस्ट्रॉय। वो एक दिन नाश होगा होगा होगा, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे वो दुनिया की जो भी खूबसूरत चीज हो, वो एक दिन खत्म हो जाएगा। जहां पर आज ये धरती है वहां पर एक दिन समुंदर होगा। क्यों? ये सुपर नेचुरल पावर है, ये डिवाइन पावर है, ये भगवान की शक्ति है। ऐसा होता है। हाँ बुआ, अगर ईश्वर चाहे तो एक ही पल में इस पूरे सृष्टि को खत्म कर देंगे और अगले पल में नया सृष्टि बना देंगे। दैट इज कॉल्ड भगवान। भगवान है क्या? यही तो है। हैव यू सीन भगवान? भगवान कौन सा नाउन है? जो नहीं देखा वो एब्स्ट्रैक्ट है। तू भगवान को कभी देखा? नहीं देखा? कभी नहीं। भूत को? भूत नहीं देखा? अच्छा, नहीं, हम भी नहीं देखा, कभी नहीं देखा, और मुझे उम्मीद है कि मैं कभी नहीं देखूंगा। हाँ देखा होगा, अपने वो भूत है, जिंदा भूत। तो देखा होगा। ये सब जिंदा भूत है। ठीक है, भूत मुर्दा होता है, बट ये लोग वो है। चलिए अगला वर्ड लिखिए, फिनरल। FUNERAL, और फिनरल के साथ सर्विस लगा दीजिए। SER। अच्छा, फिनरल का स्पेलिंग लिखे, FUNERAL, फिनरल, और उसमें जोड़ दीजिए सर्विस, SERVICE, फिनरल सर्विस। अच्छा, ये फिनरल जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं अंतिम संस्कार। बहुत सारा संस्कार है। हाँ, तो ये संस्कार अपने आप में एक सर्विस है। बात समझ गए? आप सही बोला कि ये जो संस्कार है ये एक सर्विस ही है। तो फिनरल के साथ सर्विस शब्द का यूज नहीं आना चाहिए। सर्विस को काट दीजिए, सर्विस नहीं होगा। अच्छा, जब हम चलते हैं कहीं तो हमारे साथ क्या होता है? लगेज, बैगेज, बढ़िया बिस्तर, चल बोलो, पॉकेट होता है तुम्हारे पास। हमारे पास तो पॉकेट में पैसा होता है, तुम खाली पॉकेट ही लेके चल देते हो। फटा हुआ पॉकेट वो भी। अच्छा, क्या बोल रहे थे? तो बोल रहे थे कि जब हम कहीं जाते हैं तो बैग लटका के जाते हैं आप। अच्छा ठीक है, तो आप कहते हैं कि विथ बैग एंड BAGGAGE, विथ बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर के साथ, जो भी सामान होता है आपका उसके साथ। बैग एंड बैगेज ये फ्रेज है, ये आपकी बिलोंगिंग्स है, आपका सामान है। जब आप कहीं पर जाते हैं ट्रैवलिंग वगैरह करने के लिए तो आपके साथ कुछ होता है ना भैया, कि हाथ खाली हिलाते चल देते हैं, नहीं ना? सवेरे उठ के ब्रश खोजिएगा तो कहां मिलेगा? तो अपने बैग में ना खोजोगे? नहाना है, साबुन बैग में ना मिलेगा कि दुकान जाओगे एक एक चीज के लिए? हाँ, कपड़ा नहाएंगे तो सब पैक करके ले जाते हैं। तो इस बैग एंड बैगेज के साथ विथ नहीं होगा। बैग एंड बैगेज का मतलब ही होता है विथ योर बिलोंगिंग्स, आपके सामान के साथ। ये साथ इसमें लगा हुआ है, बिलोंगिंग विथ। खाली आता है? नहीं नहीं, बढ़िया बिस्तर के साथ आया है, तो देखे मोटरा चोटरी लेकर आया है। तो जब आप कहते हैं बैग एंड बैगेज, इसका मतलब है कि वो सामान के साथ आया है, को छोड़ के नहीं आया है। बैग एंड बैगेज का सेंस विथ से है। बात समझे? तो बैग एंड बैगेज के साथ क्या नहीं आएगा? विथ। जैसे आप कहते हैं कि सॉरी ये सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, नो प्रॉब्लम। आप कहते हैं कि ही केम हेयर विथ BAZ एंड BAGGAGE। अच्छा, मैं क्या गलती है? ही केम हेयर विथ बैग एंड बैगेज, वह यहां बुढ़िया बिस्तर के साथ आया, क्या गलती है? विथ। क्यों गलती है? सर बैग एंड बैगेज मतलब ही होता है विथ योर बिलोंगिंग्स, अपने सामान के साथ। समझ गया?
तो अगर हमें एग्जाम में ऐसे सेंटेंस देगा, पाठ कर देगा कि गलती ढूंढो, तो हम तो ढूंढ लेगा। क्या है गलती? वी आर इजिली गोइंग टू स्पॉट द एरर, वी आर इजिली गोइंग टू आइडेंटिफाई द एरर, वी आर इजिली गोइंग टू करेक्ट द सेंटेंस बिकॉज वी नो what is true, because we know what is rule, because we know what is right. जब सही पता होगा तो आप गलत पहचानेंगे, सही नहीं पता होगा गलत कभी नहीं पहचानेंगे। एनी दिक्कत? बोलो नो दिक्कत। एनी समस्या? बोलो नो समस्या। एनी परेशानी? अंडरस्टैंडिंग एनी ऑफ द थिंग्स? बोलो नो। चलिए आगे बढ़ते। कौन बोलता है यस जबरदस्ती? किसको परेशानी है भाई? खड़ा हो जाइए, कहीं सूरत दिखाइए अपना। जबरदस्ती उठा रहे भैया, वो तो मजाक करने के लिए बैठा है, मौका नहीं मिलता है तो कभी कभी खोजता रहता है। हाँ छोटे, आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? प्लीज स्टैंड अप। नहीं, यू पूरा संजय दत्त की तरह बाल रखे हैं आप। चलिए, वो फीलिंग आ रहा है संजय दत्त वाला मुझे। आपका नाम क्या है? प्रद्युम्न। वाह, नाम तो बड़ी अच्छा है आपका, नाम बड़ा सुंदर रखा गया है, प्रद्युम्न जी। पहले हमारे घरों में जो बच्चों का नाम होता था वो देवी देवता के नाम पर होता था, नहीं? क्यों? उसी बहाने भगवान का नाम लिया जाए। अब आज का नाम सब उल्टा पुल्टा हो गया है, जैसे लग रहा है शैतान को बुला रहे हैं। अबलू बबलू डबलू इधर गया। आपका नाम अच्छा है। आपको नहीं समझ में आ रहा था? वो थोड़ा सा मजाक कर रहे थे। नहीं, कर लेना चाहिए कभी कभी, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। कुछ चीज ज्यादा होता है खराब होता है, तो टू मच नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा सा मच होना चाहिए। बैठ जाओ। प्रद्युम्न कुमार। तो विथ बैग एंड बैगेज में बैगेज के साथ विथ का यूज इस गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लिया जाए कि हम ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं? तो अब आप लोग कहां चलेंगे? चलते हैं, आप लोगों को लेकर चलते हैं लिंकिंग रोड पे। कहां लेके चलते हैं? LINKINGROAD, लिंकिंग रोड। हम टेस्ट लेंगे। अगर कहीं तुम कुछ लिखा होगा तो हम तुम्हें देंगे क्या? पासिंग मार्क्स। PASSING MARKS, पासिंग मार्क्स। लिंकिंग रोड, पासिंग मार्क्स। लिंकिंग रोड, पासिंग मार्क्स। भैया हेलो, ये लिंकिंग रोड और ये पासिंग रोड में क्या गलती है और क्यों गलती है, ये जानना ज्यादा जरूरी है। क्या गलती है तो समझ में आएगा, क्यों जानना इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। कमान कमान इंडिया। पासिंग मार्क में मार्क्स गलती है, मतलब मार्क्स ठीक कर देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। और कुछ? हाँ मुन्ना, अब जवाब दो, तू तो हमारा पढ़ना विद्यार्थी है। कमान। ये इस मुन्ना से हम कितने साल बाद मिले, वो बताइए तो। 4-5 साल पहले। चलिए, तो इनको एकेडमिक लेवल पे 4-5 साल पहले पढ़ाया था इनको। हाँ, क्या बोले आप? नहीं, ये क्यों होता है ये थोड़ा बताएंगे। देखिए, आप जवाब दे देती हैं, अच्छा लगता है, जवाब मिल गया, आपके एग्जाम में मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन मुझे तो इन्हें समझाना है भाई, गलत है तो क्यों गलत है, ये आप बताएंगी थोड़ा। हाँ, ये जवाब है। ये लिंकिंग वर्बल नाउन है, इसको जिरंड कहते हैं। जिसे कहते हैं ना, सर स्मोकिंग इज वेरी बैड, फाइटिंग इज बैड, क्वारलिंग इज बैड, स्विमिंग इज वेरी गुड एक्सरसाइज। तो ये स्विमिंग, फाइटिंग, प्लेइंग, ईटिंग, राइडिंग, ये सब नाउन है। हेलो हेलो हेलो। हम बतियाएंगे, आप पढ़ाएंगे, हम कुछ और करेंगे, आप कुछ और करिए। हमारा काम अपना अपना है नहीं, सबका कॉमन काम है। एक ही काम कर रहे हैं हम लोग अभी। We all are at the same boat now। एक ही नाव पे हम सब चढ़ल है अभी। डूबेगा तो सब डूबेगा, पार होगा तो सब। Because we are at the, ये नहीं सोचना कि हमारा नाव अलग है, हम निकल जाएगा, ये फंस जाएगा। Come on। अच्छा, तो ये बात आपने बताया, ये कि पासिंग जो है ये फिर नाउन है, मार्क्स भी नाउन है,
लिंकिंग नाउन है, रोड भी नाउन है, ये दो दो नाउन है एक साथ, गलत है। तो क्या सही है? ये जवाब मिल गया आपको, पास मार्क्स होता है, कभी भी पासिंग मार्क्स नहीं होता है। लेकिन अक्सर आप सुनेंगे कि लोग कभी नहीं कहते हैं पास मार्क्स, लोग कहते हैं पासिंग मार्क्स। सुपरफ्लुअस। करना क्या है? नहीं, आंट बोलते हो कि आंटी? आंट नंबर 1 होता है कि आंटी नंबर 1 है? बोलो ना, है बोलो। आंटी नंबर 1 ऐसा होता है, गलत है। आंटी होता ही नहीं। सुविधा के लिए तुम बनाते जाओ, लगाते जाओ। इसीलिए तो आजकल हम लोग जो बोलते हैं इंग्लिश कहां बोलते हैं, हम लोग इंग्लिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं बुआ? इंग्लिश। और व्हाट इज इंग्लिश? इट इज द मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, दैट इज कॉल्ड इंग्लिश। और द इंग्लिश व्हिच इज स्पोकन इन हिंदुस्तान इज इंग्लिश। अब तुम बोलेंगे सर आप पटना में अंग्रेजी बोलेंगे तो पिंग्लिश होगा, अब दिल्ली में बोलेंगे तो सर उसको डिंग्लिश कहेंगे। दैट इज इंग्लिश। wherever it goes it adopts the note and tone and a rhythm of that area। देखिए, एक बंगाली इंग्लिश बोलेगा उसका इंग्लिश सुनो, एक साउथ दक्षिण भारत के लोग इंग्लिश बोलेंगे उसका इंग्लिश सुनो, एक नॉर्थ इंडियन इंग्लिश बोलेगा उसका इंग्लिश सुनो, एक 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 मराठी इंग्लिश बोल रहा है उसकी इंग्लिश सुनो, एक गुजराती भाई इंग्लिश बोल रहा है उसका इंग्लिश सुनो। आप क्या पता करो यार इस सबका टोन तो अलग अलग है। अरे हाँ, पानी बदल गया, समझो तेरा पानी बदल गया, चेंज हो जाता है भाषा। वो आपके अपनी भाषा का जो टोन है वो उसके अंदर आ जाता है। नहीं, आप कभी बंगाली लोगों को हिंदी बोलते हुए देखेंगे तो लगेगा कि आधा बांग्ला बोल रहे हैं आधा हिंदी बोल रहे हैं। रे तुम क्या करता है, करता है कि करता है? देखो, दे आर नॉट एबल टू स्पीक बट दे आर डूइंग, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग व्हेन यू स्पीक इंग्लिश आल्सो। अंग्रेजी बोलने में भी यही होता है। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो पासिंग मार्क्स और लिंकिंग रोड में लिंकिंग और पासिंग गलत है क्योंकि डबल नाउन का प्रयोग एक साथ नॉट परमिसिबल है, इसीलिए गलत है। क्या सही है? अच्छा, पास मार्क्स जो है, तो पास मार्क्स, पास क्या है? अब पास नाउन नहीं है, पास क्या है? लिंक क्या है? हाँ बोलिए, क्या है बताइए। नहीं पता? मुन्ना जवाब दिया है, क्या जवाब आया? वर्ब है। अच्छा, आप कहते ना ही विल पास द एग्जाम, तो विल के बाद पास, विल मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब आता है ना, तो पास वर्ब है, लिंक वर्ब है। बात समझ गए? के साथ नाउन आएगा लेकिन नाउन के साथ नाउन नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब आप एटीएम मशीन देखे हो क्या? क्या रे? ईवीएम मशीन देखा होगा? ईवीएम मशीनों ने देखा है, बाबरी से तो कुछ नहीं देखा। अच्छा ठीक है, चलिए एक रूल और हो जाए क्या? तब तक 8 बज जाएंगे और हम लोग सी ऑफ करेंगे। क्या करेंगे? सी ऑफ क्या होता है? सी ऑफ देखिए, दो चीज होता है, एक मीटिंग होता है, एक सी ऑफ होता है। हम सवेरे आए तो हम लोग एक दूसरे से मीटिंग किए, मिले, और हमारा क्लास खत्म होगा तो हम लोग एक दूसरे से सी ऑफ करेंगे। अंडरस्टैंड? मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग सर, आज जाते हैं तो सर गुड बाय, गुड डे। अच्छा रे, ये तो कहता है टेक केयर, ध्यान रखिएगा। कुछ चीज अपने से सीनियर को जल्दी नहीं कहते, छोटकन सबको कहा जाता है टेक केयर, ध्यान रखना, ठीक से चलना। कोई बात नहीं, सजेशन बड़ों को भी दिया जाता है, ऑर्डर नहीं दिया जाता है, कमांड नहीं किया जाता है, बट यू कैन गिव। मुन्ना को नींद आ रहा है, जगाओ नींद से मुन्ना को, ये सोने आता है इधर। ए सोना चांदी, भैया आपको नींद क्यों आ रहा है? रात भर मैच देखते रहते हैं क्या आप? बाबू नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है तो फिर नींद क्यों आ रहा है? कोई एक ही चीज आएगा, या तो समझ आ रहा है या तो नींद आ रहा है, दोनों आ रहा है। ये तो वही हो गया ईमानदार चोर जैसा बात।
सोइए नहीं, सोइए नहीं, जो सो गया वो खो गया। बोलिए। कुछ देर हम अपने माइंड को डाइवर्ट करते हैं तो क्या हो रहा होता है वो नहीं पता चलता है। ये होता है कंसंट्रेशन, ये होता है डिवोशन, ये होता है डेडिकेशन। जब तक आप 100% डिवोट नहीं करोगे, डेडिकेट नहीं करोगे, तब तक आपको होगा नहीं। एक शिष्य चारों तरफ भटक रहा है कि गुरुजी इस जीवन में कैसे सफल होना है बताइए ना। तो कहता नहीं पता, चल हमारे साथ। उसको ले गया, पकड़ के नदी के किनारे कंठ पकड़ के पानी में डुबो दिया। अब उसको डुबैले है, छोड़िए नहीं रहा है, वो झटपटा रहा है। अब पंडित जी गुरुजी पकड़े हुए हैं कंठ उसका पानी के अंदर, वो झटपटा रहे हैं सांस लेने के लिए। फिर देखिए कि गड़बड़ा जाएगा तो अब छोड़ दिए। उठते ही आया, गुरु पे बरस गया, ये क्या कर रहे हैं? आपको बोला कुछ उपाय बताने सफल होने का, और आप मुझे मार रहे हैं पानी में डुबो के। कहा कि मैं मार नहीं रहा था मुन्ना, मैं तो तुम्हें समझा रहा था कि सफल कैसे होना है। बोला मरिए जाएगा तो सफल होके क्या करेगा? बोला मैं तुमको नहीं मारता। अच्छा ये बता कि तुम जब पानी में डूब रहे थे, मर रहे थे, तो तुम क्या कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, क्या कर रहे थे? तो कहा कि सर गुरुजी मैं वो हर प्रयास कर रहा था कि किस तरह से इस पानी से बाहर आऊं और सांस लूं। कहा कि इसी तरह के प्रयास अगर जीवन में करोगे तो तुम्हें सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। हम प्रयास ही नहीं करते हैं, नहीं समझे? जो प्रयास करेगा उसका काम नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। इट इज नॉट एट ऑल, इट इज नॉट कॉमन। ये कॉमन नहीं है कि आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं और आप सफल नहीं होते हैं, ऐसा होगा? अंग्रेजी में कहावत है कि हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस। कठिन मेहनत सफलता लाती है, ये फैक्ट है। हम सिंपल प्रेजेंट में पढ़ाते हैं, ब्रिंग्स, ब्राउट नहीं, ब्रिंग्स, लाता है। जो कोई करता है वो ऐसा होता है। आप करके देखो। मैं उस दिन क्या बोला, एक स्टूडेंट जिसको एसएससी का फुल फॉर्म नहीं मालूम है, अभी सर नीरज सर आके क्या बता रहे थे कि आप कितना पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं वो सब भूल जाइए, आपने शुरू किया तो आप यहीं से शुरू कर दीजिए। बहुत बच्चा सोच रहा है यार मेरा इंग्लिश, मेरा मैथ्स, मेरा ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट बहुत वीक है, हमसे कैसे होगा। ये सब भूल भ्रांति है, ये गलत है, ऐसा नहीं है। इसको करने के लिए आपको दिल्ली, मुंबई, पटना, बनारस नहीं जाना है। घर में बैठ के, यहां बैठ के आसानी से काम होने वाला है। अब वो जमाना है नहीं, आज सब कुछ घर पे है। करने वाले की जरूरत है, और जो कर रहे हैं उनके लिए जॉब अवेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि आओ मुझे पाओ, मैं हूं जॉब, ले लो। चाहिए ना? आप क्या बनेंगे जी? आपको क्या बनना है साहब? पीछे वाले भैया, हाँ बुआ, बट हाँ आपको क्या बनना है बताइए। हाँ बोलिए ना, शर्माते क्यों है, बोलिए। अगर आप हमको पूछेंगे कि डीएनटी सर आप क्या बनेंगे, तो आई वांट टू बी एन आइडियल टीचर, मैं एक आदर्श शिक्षक बनकर जीना चाहता हूं। आप क्या बनना चाहते हैं? शेयर योर ड्रीम्स, कम ऑन, बोलो क्या बनोगे। अच्छा छोटा बच्चा सबको पूछो क्या बनोगे, तो बोलेगा कि हम अभी डिसाइडेड नहीं है, अभी सोचे नहीं है। पूछ के बताएंगे मम्मी पापा रे, तू भी सोच के बताएगा, पूछ के बताएगा क्या बनना है आपको। अच्छा बहुत सुंदर, तो आप आर्मी में जाना चाहते हैं। अच्छा उसमें नहीं हुआ, कोई बात नहीं। हम इस दुनिया में आज हजारों अपॉर्चुनिटीज हैं, ऐसा नहीं कि अगर यहां नहीं हुआ तो वहां नहीं, ऐसा ये नहीं तो वो। हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, हमारे पास बहुत सारा चॉइसेस होता है, और नो डाउट कि यहां नहीं तो वहां कहीं जाकर हम फिट बैठते हैं। तो फिर आप लग गए हैं एकदम पूरी तन्मयता के साथ। इसको इंग्लिश में कहते हैं होल हार्टेडली। होल हार्टेडली मतलब होता है पूरे दिल के साथ। जिस काम को आप दिल से करेंगे ना, उस काम को करने में आप कभी थकेंगे नहीं। मालूम है जब मैं पढ़ाता हूं ना, बड़ा पैशनेट होकर पढ़ाता हूं, अंदर से जैसे मुझे जोश आते रहता है पढ़ाने में। फिर मुझे पढ़ाना कभी बोरिंग नहीं लगता है, कभी टायरसम नहीं लगता है, कभी एनोइंग नहीं लगता है, और कभी मैं ऐसा भी नहीं लगता कि मैं बहुत थक गया हूं। हाँ मैं बैठूंगा तो लगेगा थक गया हूं, लेकिन जब मैं काम कर रहा हूं दैट टाइम आई रियली डोंट फील दैट आई एम टायर्ड। क्यों? क्योंकि अब मन से करते हैं।
जब आप मन से कोई काम करेंगे तो आप बार बार घड़ी भी नहीं देखेंगे कि कितना बजा है, टाइम हो गया, छोड़ नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम उन्ना। तो ध्यान से कीजिए, दिल से कीजिए, और आपको कितना मजा जीवन में चाहिए वो सारा मजा किताब के अंदर में है। कहते हैं हमारे खान सर कि यार किताब इतना इंटरेस्टिंग होता है कि एक बच्चा कहां ढूंढता है दूसरी जगह मजा। बस आपको उस किताब की तरफ देखना है, उस किताब की तरफ होना है। आप जैसे ही वो रीडिंग की हैबिट डालना शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, आप समझना शुरू करते हैं। आपको नीरज सर क्या कह रहे थे कि जैसे जैसे आपको समझ में आएगा आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। कोई चीज से हम क्यों दूर हो जाते हैं? क्योंकि वो कंफ्यूज कर देता है, समझ नहीं पाते हैं, प्रॉब्लम हो जाता है, और फिर उसको हम उससे दूर हो जाते हैं। अब मेरा लो केस, मुझे मैथ्स से ना हमेशा डर लगते रहा छोटे से। मैथ्स पढ़ना है तो हम सोचते रहते पढ़े कि नहीं पढ़े, जाए कि नहीं जाए, ऐसा। तो क्या हुआ, वो चीज आपका कमजोर है और उससे आप डर के पहले से दूरी बना रहे हैं। नहीं 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 नहीं, आज देखो, आज तक मेरा मैथ्स कमजोर ही रह गया। तो जो चीज कमजोर है उसको और मजबूत करने की बात ना होना चाहिए। हम क्या कर दिए, धीरे धीरे उसको और कमजोर ही कर दिए। तो मैं समझता हूं कि ऐसा केस आपके साथ, सबके साथ होगा। इसलिए जो कमजोर है उस कमजोरी को कमजोरी ना, उसको और दुरुस्त करो। अब देखो ना, पहले मैं गांव में पढ़ता था, शुद्ध मैथिली बोलता था एकदम ठीठी। उसके बाद एमएल एकेडमी में एडमिशन कर लिए, गांव से आगे थोड़ा टाउन, दरभंगा टाउन है, तो अब यहां पर देखे सब हिंदी बोल रहा है, तो हम भी थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलने लगे। हमारे स्कूल में एमएल एकेडमी में उस वक्त एक टीचर होते थे इंग्लिश के, रामानंद बॉस। ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, रामानंद बॉस, एंड ही टीचेस अस इंग्लिश, ही वॉज टीचिंग इंग्लिश। वो ना अंग्रेजी बोलते थे, तो अंग्रेजी बोलते थे तो हिंदी तो समझते नहीं थे, अंग्रेजी कहां से समझेंगे। हम लोग बिहार बोर्ड में छठा से तो इंग्लिश से पढ़ना शुरू किए जी, ऐसा। तो उनका इंग्लिश सुन के बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो जाते थे। पता नहीं वो जब कहीं बात करते थे अगल बगल में खड़े हो जाते थे, सुनते क्या बोल रहे हैं। और फिर दिल में, मन में एक ख्वाब आया कि क्या मैं भी अगर अंग्रेजी बोलने लगूं, अगर मुझे इंग्लिश बोलना आ जाए। पता है, मैंने 3 साल इंटरनेशनल कॉल सेंटर जो अमेरिका के साथ डीलिंग करना था से काम किया। जो व्यक्ति हिंदी बोलने से डरता था वो आज अमेरिकन से बात कर रहा है घंटों घंटों, रातों भर, नो प्रॉब्लम। When you learn standard English of India, doesn't matter what part of you are into the world. आप दुनिया में कहां है, नो प्रॉब्लम। सब जगह लोग आपकी भाषा समझेंगे और आप सबकी भाषा समझेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश इज द विंडो थ्रू विच यू पीप द वर्ल्ड। इंग्लिश वो खिड़की है जिससे आप पूरी दुनिया को झांक सकते हैं, पूरी दुनिया को समझ सकते हैं, पूरी दुनिया को देख सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, इफ यू डोंट नो इंग्लिश, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लिव दिस लाइफ। असंभव है। इसलिए हम कहते हैं कि इंग्लिश को बढ़िया से मजबूत किया जाए। और ये मेरा मानना है कि इंग्लिश बहुत ही हलवा सब्जेक्ट है। इट्स वेरी इजी टू लर्न प्रोवाइडेड यू हैव इंटरेस्ट ऑफ लर्निंग। आप में मन होना चाहिए। फिर देखो, नहीं, अंग्रेजी में कहावत ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहां चाह है वहीं राह है, तो चाहत बनाइए। देखिए रास्ते अपने आप निकलेंगे, निकलना ही होगा, ना निकले बगैर चल ही नहीं सकता है। इसीलिए एकदम पूरे जोश के साथ शुरू हो जाइए हर एक सब्जेक्ट को लेकर। मैं ऐसा नहीं कहता मैं इंग्लिश से पढ़ो, जैसा जैसा सब्जेक्ट है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंगली चलते हैं। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसे आप कर नहीं सकते। आप क्या किए हैं वो कोई मायने नहीं रखता है, आप क्या करने वाले हैं पूरा मैटर्स। ठीक है, यहीं पर खत्म करें आज का क्लास। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड नाउ वी आर मीटिंग इनटू आवर नेक्स्ट क्लास। तो अगले क्लास में देखेंगे कुछ सुपरफ्लुअस से अगर और कुछ बचा है, अभी है कुछ एक क्लास और, उसके बाद एक टेस्ट हो जाएगा, फिर हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ, आगे की चैप्टर की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। जो भी क्लास में आज वर्क किए हैं, अब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस चीज को अप टू डेट रखना है। अगले दिन अगर मैं पूछूं तो आप कहें सर क्या बोले सर, फिर बोलिए ना, ये सब बात नहीं होना चाहिए। अगर आपको करना है तो करके आइए, नहीं करना है तो मजा लीजिए। बात समझे? एकदम स्ट्रिक्ट स्टर्न वॉइस में कह रहा हूं, करके तो देखो, सब कुछ आसानी से होता है।
करने वालों के लिए। इसलिए आप करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय, सी यू।